Hello students, welcome to my channel. This is Simmi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, in this video we will learn about the concept of law of conservation of momentum. So in physics there are various conservation law like law of conservation of energy. So here हम एक और conservation laws जो है वो learn करेंगे, law of conservation of momentum. तो आपको याद है मोमेंटम क्या था? एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, मास इन मोशन. अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो दैट मीन्स वो अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रही है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई भी बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो. अगर उसके ऊपर कोई फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर ज़ीरो हो तो उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा. उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सो इज़ इट क्लियर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट करता है कि किसी भी सिस्टम का जो सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है. इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एज वी नो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डी पी बाई डी टी. Force is equal to rate of change in momentum dp by dt. dp is a change in momentum with respect to time. इफ़ आई से कि बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है. इफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज dp by dt is also equal to ज़ीरो. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ ज़ीरो. बेटा अगर टाइम देर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या आ गया, इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब देर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम, कि ज़ीरो के आने का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो ये मोमेंटम है वो कांस्टेंट है. ठीक है, उस बॉडी का, उस सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा अगर उसके ऊपर फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है. This law states that the total momentum of a isolated system remains constant. यहाँ पर isolated system का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा हो, जो कि सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना कर रहा हो, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप मार्बल्स अगर खेलते हैं या बिलियर्ड बॉल्स की अगर हम उसमें बात करें तो क्या होता है कि एक बॉल जो कि रेस्ट पर है और दूसरा चलो मार्बल्स का एग्जांपल ले लेते हैं. तो हमने एक मार्बल लिया जो कि रेस्ट पर है और एक मार्बल जो कि इसको हिट कर रहा है. जब ये इसको हिट करेगा, जैसे इसको टकराएगा तो क्या होगा, ये वाला मार्बल जो है वो ज़्यादा स्पीड से आगे चलने लग जाएगा और ये जो पहले जो मार्बल आ रहा था उसकी स्पीड अब कम हो जाएगी. क्या हुआ इस केस में कि ये पहले इसके पास मोमेंटम था और ये रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम ज़ीरो था. टकराने के बाद क्या हुआ, ये रेस्ट वाला बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगा और इसकी स्पीड कम हो गई. हमें पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी बढ़ा. इसकी वेलोसिटी कम हुई तो इसका मतलब इसका मोमेंटम कम हुआ. इसने मोमेंटम को गेन किया, इसने मोमेंटम को लूज़ किया. जितना गेन किया उतना ही मोमेंटम इस वाली बॉडी ने लूज़ भी किया. तो यहाँ ये कहेंगे कि कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का था वो ही सेम मोमेंटम रहेगा पूरे सिस्टम का आफ्टर कोलिजन. मोमेंटम में चेंज नहीं आया है.
टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है. So we can write total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This is the law of conservation of momentum. That means the momentum will remains constant if no external force is acting on the system. Now next we will derive the law of conservation of momentum. अब हम इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को डिराइव आउट करेंगे. सो हियर टू डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we will consider the case of collision of two balls. Let us consider we have two balls A and B. Their masses are m1 and m2. They are moving with velocity u1 and u2. So, let us consider that these two balls collide with each other. ये दोनों balls collide करती हैं. तो कोलिजन के टाइम पर ये दोनों balls एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी. तो हमने यहाँ पर लिख दिया F इक्वल टू ए बी. मतलब ये फोर्स, ये साइन कुछ नहीं है, बाय मिस्टेक, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ए के ऊपर फोर्स बी के कारण एफ ए बी. एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. बी के ऊपर फोर्स ए के कारण. तो कोलिजन के बाद क्या होगा? नाउ द टू बॉल्स विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी. अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. Let it be for A V1 and for B it is equal to V2. So we have these three different situations. तो यहाँ पर हम लिखेंगे this is before collision. Before collision. And this is during collision. Collision के time. And this one is after collision. Collision के बाद क्या हो रहा है? So I will write for body A. A body के लिए जो उसका इनिशियल मोमेंटम है PI, वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m1u1 मास इंटू वेलोसिटी. और उसका फाइनल मोमेंटम PF होगा मास इंटू वेलोसिटी m1v1. ये हो गया ए बॉडी का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम. देन आई विल राइट फॉर बॉडी बी. बी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम वी विल राइट m2u2 और फाइनल मोमेंटम होगा m2v2. ओके. और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टोटल मोमेंटम सिस्टम का, टोटल मोमेंटम सिस्टम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. और यहाँ पर मैं ऐसे हेडिंग बना दूँ कि मैं बात कर रही हूँ कोलिजन से पहले की. ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग अलग से बना दें कि कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2. गॉट इट. और अब यहाँ पर लिख दें आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो आप लिखेंगे यहाँ पर m1v1 प्लस m2v2. ठीक है, ये हमने इनिशियल मोमेंटम को प्लस कर दिया दोनों बॉडीज़ के, और यहाँ पर हमने दोनों बॉडीज़ के फाइनल मोमेंटम को प्लस कर दिया. ठीक है. अब अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो हमने मोमेंटम, अभी तो टोटल मोमेंटम हमने लिखा है,
और अब अगर मैं बात करती हूँ कि इस ए बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम पहले m1u1 था, अब उसका मोमेंटम m2u2 हुआ। और अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बॉडी के लिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है, कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। पर वो तो हमने पहले कंसीडर नहीं किया, ये हमें पहले ही यहाँ पर बताना है कि लेट अस कंसीडर टी टाइम के लिए दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। सो लेट अस कंसीडर कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर टी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे m, आई विल राइट m1v1 माइनस में m1u1 अपॉन में t, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये फोर्स मैं ये यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट वाली बॉडी ए बॉडी पे, कि जो बॉडी के ऊपर फोर्स ऑन ए लग रहा है बी के कारण, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो एफ ए बी इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में टी। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। प्रूव करने की नीड नहीं है, ऐसे ही हम यहाँ पर एफ बी ए भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में टी। गॉट इट? अब यहाँ पर ये देखिए कि ये इस ए बॉडी ने इस बी बॉडी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। फिर उसी के ही रिस्पॉन्स में इसके ऊपर भी फोर्स लगा, इसने फोर्स लगाया बी पे, मतलब एक्शन किया, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ा दी। और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसने इसकी स्पीड कम कर दी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब कोई एक्शन हो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सो वी राइट बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। एफ ए बी की वैल्यू निकाली थी हमने m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में टी। एफ बी ए की वैल्यू निकाली थी हमने m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में टी। टी से टी कैंसल, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में इक्वल टू माइनस साइन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस m2v2 और माइनस माइनस प्लस m2u2। टेक v's here and use here, v वाली टर्म इधर, m1v1 प्लस m2v2 और u वाली टर्म्स राइट साइड में m1u1 प्लस m2u2। तो आपके पास ये m1v1 प्लस m2v2 क्या था? This was total momentum of the system after collision and this is total momentum of the system before collision। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। So here we have proved that the total momentum of the system is constant, कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, नाउ दे आर इक्वल।
So we have proved the law of conservation of momentum. Now let's discuss one example that is based on law of conservation of momentum, that is recoil of gun. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये बेटा हमने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पर बुलेट आगे की तरफ यहाँ पर मूव करती है. दैट मीन्स यहाँ पर एक्शन फोर्स लगता है बुलेट के ऊपर और इसके रिस्पॉन्स में ये रिएक्शन करती है. गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब रिकॉइल करती है. तो अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे. मतलब हम ये कहेंगे कि ये गन जो रिकॉइल करती है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करो. फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. तो इन दिस केस व्हाट हैपन कि ये जो हमारा सिस्टम है ये गन और बुलेट का सिस्टम है. ठीक है, तो यहाँ पर फायरिंग से पहले हमारी गन और ये बुलेट इसके अंदर थी, ये दोनों रेस्ट पे थी. तो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का था फायरिंग से पहले वो ज़ीरो था. लेकिन जब हमने बुलेट को मतलब गन से ऐसे फायर किया, बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी विथ सर्टन मोमेंटम. ठीक है, सो इन दिस केस क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर कोई भी बाहर से फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो जो टोटल मोमेंटम होना चाहिए गन और बुलेट का मिला के, ठीक है, टोटल मोमेंटम जो होना चाहिए वो दैट ऑल्सो शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि अगर कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम ज़ीरो है तो मोमेंटम आफ्टर भी वो ज़ीरो होगा. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारी जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो गन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इट विल मूव. लेकिन इस केस में क्या गन की वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं. जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि बुलेट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, लेकिन गन इतनी ज़्यादा स्पीड से पीछे की तरफ रिकॉइल नहीं करती है. तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, ये वो वेलोसिटी है विद विच द गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग ए बुलेट. सो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ मूव करे जब हम बुलेट को फायर कर देते हैं. अब हम कैलकुलेशन करते हैं. सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर. तो हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पॉइंट्स मान के चलेंगे. तो मैं वो पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ. सो हेयर लेट अस कंसीडर मास ऑफ द बुलेट इज m. स्मॉल m से लिखा हमने क्योंकि बुलेट छोटी है तो उसके लिए मास को स्मॉल m से लिखा. और बुलेट की वेलोसिटी फायर करने के बाद हमने स्मॉल v लिखा है. गन के मास को कैपिटल M से क्योंकि गन का मास बुलेट की मास से ज़्यादा है. और वेलोसिटी ऑफ गन हमने लिखा है आफ्टर फायरिंग, उसको हमने कैपिटल V से डिनोट कर दिया. एज वी नो कोलिजन से कोलिजन नहीं फायरिंग आएगा. बिफोर फायरिंग से पहले बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जो था, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो गन और बुलेट का है, वो इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर हैं. और आफ्टर फायरिंग के बाद जो टोटल मोमेंटम रहेगा सिस्टम का आफ्टर फायरिंग वो कैसे निकालेंगे. बुलेट का मोमेंटम लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम वी प्लस में कैपिटल एम वी लिखेंगे. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
वी विल राइट टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का आफ्टर फायरिंग, एम वी प्लस में कैपिटल एम वी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसका एक्सप्रेशन निकालें, एम वी इक्वल टू में माइनस एम वी, मतलब कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन में कैपिटल एम। इट मीन्स जो यहाँ पर, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, कैपिटल वी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन में कैपिटल एम। दैट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन में कैपिटल एम। यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये v वेलोसिटी है बुलेट की। अगर बुलेट जो है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इस गन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस साइन लिखा है। तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि गन जो है वो रिकॉइल करेगी। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ये जो कैपिटल एम है वो गन का मास है, जो ये मास स्मॉल एम से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मास ज़्यादा है तो ये वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, मतलब गन रिकॉइल करेगी लेकिन उतनी वेलोसिटी से नहीं जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे चल रही है। रिकॉइल वेलोसिटी कम ही होगी। बस हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब बुलेट आगे की तरफ मूव करती है तो बुलेट पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। और ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का एक्सप्रेशन जो ये केस है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स और रिकॉइल ऑफ गन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, please click on like button. Also do a comment. Thanks all of you.